नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और मैं हूं आपके साथ किरण। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे स्पेशल न्यूज बुलेटिन जिसका नाम है गुड मॉर्निंग इंडिया। तो हमारे इस खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे तमाम खबरें। और गुड मॉर्निंग इंडिया में सबसे पहले बात होगी चार बड़ी खबरों की। चार बड़ी खबरों में सबसे पहली खबर के तौर पर हम बात करेंगे कानपुर की, जहां भीषण बम धमाके से अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में करीब 8 लोगों के घायल होने की खबर, तो वहीं 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है और फिलहाल मामले की जांच जारी है। विस्तार से इस पर हम आपको जानकारी देंगे। तो दूसरी खबर में बात करेंगे ब्रिटेन पीएम की, जिनसे आज पीएम मोदी मुंबई में मुलाकात करने वाले हैं और इस अहम मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी होगी। और तीसरी खबर में बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर पर उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक करेंगे और इस मौके पर एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद रहेंगे। विस्तार से जानकारी देंगे। और वहीं आखिरी खबर में बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां भारी बारिश ने हालात बेकाबू कर दिए हैं। जलपाईगुड़ी में कई जगह घरों में पानी भर चुका है, जिससे कि आम जीवन पूरी तरह से प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। इन 4 खबरों को हम एक एक कर आपको विस्तार से बताएंगे। और गुड मॉर्निंग इंडिया में सबसे पहले बात करेंगे आज के मूड की कि देश का आखिरकार मूड क्या है। तो देश का मूड देखिए, कानपुर में जो बम ब्लास्ट हुआ है उसको लेकर के दहशत में है हर कोई और समझिए कि एक तरह से अफरा तफरी का यहाँ पर माहौल बन गया है। तो कुल मिलाकर ये मूड थोड़ा अच्छा नहीं कह सकते हैं। और कानपुर में जिस तरह से कल भीषण धमाका होने से अफरा तफरी मची है, फर्रुखाबाद हादसे के कुछ ही दिनों के बाद ये दूसरी बड़ी घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक मूलगंज थाना क्षेत्र के मिश्री बाजार इलाके में मस्जिद के पास खड़ी हुई 2 स्कूटियों में अचानक से विस्फोट हो गया। धमाके की जो आवाज थी वो इतनी ज्यादा तेज थी कि दूर दूर तक ये सुनाई दी है। और वहीं देखिए कि आसपास की दुकानों की फॉल सीलिंग जो है वो गिर गई। मस्जिद की दीवारों को भी नुकसान पहुंचा। इस धमाके में करीब 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें एक औरत यानी कि एक महिला है, कई दुकानदार हैं, ग्राहक शामिल है। घायलों में कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद देखिए फॉरेंसिक की टीम, बम स्क्वाड की टीम, एटीएस की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है। जांच जारी है। बिल्कुल, और पुलिस ने पूरे इलाके को फिलहाल सील कर दिया है, जांच शुरू कर दी गई है। तो अधिकारियों ने आशंका जताई है कि दोनों स्कूटियों में विस्फोटक सामग्री रखी गई थी। साथ ही ये भी संभावना जताई जा रही है कि दिवाली से पहले पटाखे बनाने के लिए विस्फोटक एक जगह जमा किए हो सकते हैं। तो ऐसी कई संभावनाएं हैं जो इस धमाके के पीछे बताई जा रही है। हालांकि देखिए धमाके से तबाही जो हुई है उसको देखते हुए खतरनाक विस्फोटक इस्तेमाल किए जाने की आशंका ज्यादा यहां पर गहरी हो गई है। धमाका शाम तकरीबन 7 बजे हुआ है, जब बाजार में भीड़ होती है और लोग खरीदारी करते हैं। ऐसे वक्त में ये धमाका हुआ और इस बीच स्कूटियों में विस्फोट से दुकानदार, कारीगर, ग्राहक हर कोई घायल हुए वहां। तो एक बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है। और बता दें कि 30 सितंबर 2008 में भी इसी तरह से मालेगांव शहर के एक मस्जिद के सामने बाइक में जोरदार धमाका हुआ था और इस धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा लोग थे जो कि इसमें घायल हुए थे। रमजान का महीना था और इस महीने के होने की वजह से मौके पर काफी भीड़ उस वक्त थी। तो मालेगांव में हुआ धमाका इतना भीषण था कि आसपास की दुकानें, मकान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता ब्यूरो चीफ अभिषेक पांडे का। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि ये बहुत जबरदस्त ऐसा धमाका रहा, हर कोई दहशत में है। घायलों की जानकारी मिल रही है, 4 गंभीर रूप से घायल हैं। फिलहाल किस तरह की जांच? देखिए, त्योहारों का सीजन है और ऐसे में जो ये धमाका हुआ है इसको पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियां हल्के में नहीं ले रही हैं। कल 7:30 बजे के करीब कानपुर के मूलगंज इलाके के मिश्री बाजार में ये धमाका होता है। 2 स्कूटी में विस्फोट होता है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि ब्लास्ट स्कूटी के अंदर रखी हुई किसी चीज में हुआ है। धमाका इतना तेज था, लगभग 500 मीटर के इलाके में दीवारों पर उसका इम्पैक्ट देखा गया है। दुकानों की फॉल सीलिंग गिर गई है। 8 लोग घायल हुए, 4 गंभीर रूप से इसमें घायल है। तो ऐसे में फिलहाल पुलिस इसको इस एंगल से भी देख रही है कि त्योहारों का वक्त है और भीड़ भाड़ के इलाकों में इस तरीके के अगर धमाके होंगे तो एक समस्या का कारण बनेगा। एटीएस यानी एंटी टेरर स्क्वाड भी इस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। यूपी पुलिस डीजीपी ने खुद इस मामले में सीपी कानपुर से बात की है और अभी तक जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पुलिस की आई है ज्वाइंट सीपी की तरफ से, उनका कहना है कि विस्फोटक का
इसमें विस्फोटक में ब्लास्ट हुआ। अब विस्फोटक किस वजह से रखा गया था, क्या दिवाली पे पटाखों के लिए उनका इस्तेमाल होना था या फिर किसी और वजह के लिए वो जो विस्फोटक थे उनको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, ये एक विषय है कि इसका ये जो विस्फोटक है इसका इस्तेमाल कहाँ होना था, ये जानने की कोशिश अब पुलिस कर रही है। ये भी पता चल पाया कि स्कूटियां किसकी थी, कौन इस पर सवार था, कुछ जानकारी मिल पाई इसको लेकर? 2 स्कूटी थी, एक स्कूटी की नंबर प्लेट नहीं मिल रही है क्योंकि धमाके में स्कूटी बुरी तरह डैमेज हुई है, तो उसकी पहचान पुलिस आरटीओ से करा रही है, जबकि दूसरी स्कूटी जो है वो पहचान हो गई है, लेकिन पुलिस अभी ओनर तक नहीं पहुंच पाई है, अभी ओनर से बातचीत नहीं हो पाई है। अभी प्राथमिक रूप से उस पूरे इलाके को सील करके दुकानों की पड़ताल की जा रही है। जो बम डिस्पोजेबल यूनिट होती हैं, सबोटाज यूनिट्स होती हैं, उन्होंने देर रात तक कॉम्बिंग किया आसपास के पूरे इलाके में और हर दुकान को खोल करके चेक किया है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बारूद की कहीं स्टोरेज कराई जा रही थी और स्कूटी के जरिए उनका ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। तो ऐसे कई ऐसे संदेह है पुलिस के सामने, एटीएस इस पर काम कर रही है। अभी तक कोई ठोस जानकारी निकल के नहीं आई है, लेकिन ये बात जरूर है कि अभिषेक, क्या इस बात से इनकार जो है वो पुलिस की तरफ से या जांच टीम की तरफ से किया जा रहा है कि ये कोई आतंकवादी हमला या फिर एक तरह से कहे दिवाली से पहले पहले, त्योहार से पहले पहले एक दहशत फैलाने की एक कोशिश हो सकती है? एक आतंकवाद से इसको जोड़ करके क्या देख रही है पुलिस? देखिए, बहुत प्री मैच्योर होगा। अभी एटीएस जब तक अपनी कोई इनिशियल इनपुट शेयर नहीं करती है तब तक ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगा कि इसमें कोई ऐसा मॉड्यूल इन्वॉल्व है जो कि टेररिस्ट हो सकता है या फिर कोई और संगठन हो सकता है। अभी फिलहाल इसको देखा जा रहा है हुआ है, लेकिन धमाका बारूद से हुआ और वो किस लिए हुआ है इस बात का पता लगाया जा रहा है। दिवाली भी पास में ही हमने देखा कि अभी फर्रुखाबाद में हुआ था, इनफैक्ट लखनऊ में महीने भर पहले एक पटाखा जहां स्टोर किया गया था वहां पे धमाका हुआ था, उसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। तो बिल्कुल अभिषेक, लेकिन यहाँ पर फिलहाल कुछ समझ में आ रहा है कि जो आसपास के लोग थे उन्होंने किसी तरह की तस्वीरें देखी हो, उन्हें कुछ ऐसा लगा हो, कोई संदिग्ध हो या फिर कोई इस मामले में गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ कार्रवाई फिलहाल होती हुई दिख रही है? 6 संदिग्ध लोगों तक पुलिस पहुंच चुकी है। जो आसपास के ही रहने वाले लोग हैं, सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है ताकि स्कूटी का मूवमेंट पता चल सके। वहां पे जो लोगों का संदिग्ध मूवमेंट है उसको भी ट्रैक कर रही है। एटीएस अपने हिसाब से काम कर रही है ताकि अगर कोई इसमें ऐसी घटना सामने आए जो कि फॉल्स मूव दिखा रही हो, जो कि ऐसे संदिग्ध पैदा कर रही हो कि यहाँ पर दिक्कत हो सकती है आने वाले वक्त में, क्योंकि भीड़भाड़ वाला इलाका है, तो ऐसे में ये भी ध्यान देना बहुत जरूरी है कि आने वाले वक्त में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। पुलिस वाकई में एक गंभीर विषय हो सकता था। डीजीपी देर रात तक बैठे रहे खुद अपने ऑफिस में लखनऊ में, और वो लगातार सीपी और एटीएस के जो टीम थी उनसे लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे थे इस बात को लेकर के कि दिवाली का मौका आ रहा है और किसी भी ऐसी घटना को यूपी पुलिस हल्के में नहीं ले सकती जहां पर किसी भी तरीके के धमाके की साजिश रची जा रही है। किसी तरह की कोई गिरफ्तारी की जानकारी अभिषेक? देखिए, अभी फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। कुछ लोगों को डिटेन किया गया, जैसे मैंने बताया 6 लोगों को पुलिस ने डिटेन किया है, पूछताछ कर रही है क्योंकि अभी मामले की पूरी तरीके से पड़ताल नहीं हो पाई है। एटीएस ने अभी तक अपने इनपुट शेयर नहीं किए हैं। यूपी पुलिस अपनी जांच कर ही रही है और जो स्कूटी के जो ओनर्स हैं, एक ओनर अभी उनका पता नहीं चल पाया है, इसलिए अभी फिलहाल ऑफिशियल गिरफ्तारी किसी की नहीं दिखाई गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट के लिए वापस लौटेंगे आपके पास। तो ये बड़ा धमाका, वैसे में देखिए यहाँ पर जांच दल की तरफ से गिरफ्तारियां तो होंगी ही, लेकिन फिलहाल सबको डिटेन किया गया है। जिन जिन पर थोड़ी सी भी लगा कि ये किसी तरह से संदिग्ध गतिविधि में सम्मिलित हो सकते हैं तो उनको डिटेन कर लिया गया है। अब आगे आने वाले दिनों में देखना यह है कि ये धमाका कैसा था और एंगल क्या कुछ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ और खबरों की। प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद अपने पहले भारत दौरे पर आए स्टॉमर की आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुंबई में मुलाकात होनी है। प्रधानमंत्री मोदी आज मुंबई में प्रधानमंत्री स्टॉमर की मेजबानी करेंगे और इस मुलाकात में दोनों देशों के साथ समयबद्ध कार्यक्रम विजन 2035 को आगे बढ़ाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की जुलाई में लंदन यात्रा के दौरान स्टॉमर ने भारत यूके विजन 2035 का समर्थन किया था।
और देखिए कि ये दोनों देशों के साथ मिलकर के काम करने के संकल्प को दिखाता है और इसी के साथ मुंबई में दोनों नेताओं की बैठक में इसको लेकर के अहम चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिटिश प्रधानमंत्री के साथ मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में सीईओ फोरम में हिस्सा लेंगे और इसके बाद दोनों प्रधानमंत्री ग्लोबल फिटनेस फेस्ट के 6ठे संस्करण में भी सम्मिलित होंगे और वहां मुख्य भाषण होगा। बिल्कुल, और ब्रिटिश पीएम की स्टॉमर की भारत यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देश जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिटेन दौरे के दौरान हुए व्यापार समझौते पर आगे बढ़ रहे हैं। तो वैश्विक स्तर पर खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के दबाव के बीच दोनों देश अपनी व्यापारिक और भू राजनीतिक संबंधों को नए सिरे से तैयार कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण जो है वो मुलाकात, और ऐसे में 2 दिवसीय दौरे पर हैं प्रधानमंत्री और वहां पर ब्रिटिश के प्रधानमंत्री से उनकी ये मुलाकात बहुत अहम है। और देखिए, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुरुवार को जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं और ये बैठक आज दिल्ली में होगी। इस बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन डेका और जम्मू कश्मीर पुलिस प्रमुख नलिन प्रभात समेत अन्य लोगों के शामिल होने की संभावना है। तो अधिकारियों ने जानकारी दी है, बैठक के दौरान पीर पंजाल क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति और केंद्र शासित प्रदेश में चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा की जाएगी। और आपको बता दें, देखिए अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पर इस तरह की पिछली समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। 1 सितंबर को ये जो है समीक्षा बैठक हुई थी और एक अधिकारी ने कहा था कि गृह मंत्री आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर दे सकते हैं और देखिए सभी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने के लिए एक समन्वित तरीके से काम करने का निर्देश दे सकते हैं। बिल्कुल, तो काफ़ी खास ये बैठक बताई जा रही है और जिस तरह से आज दिल्ली में अमित शाह ये बैठक करेंगे, फिलहाल देखना होगा कि जो स्थिति जम्मू कश्मीर की बनी हुई है उसको लेकर किस तरह से यहाँ पर फैसले लिए जाएंगे। सुरक्षा स्थिति को लेकर खासतौर से ये बड़ी बैठक मानी जा रही है और दिल्ली में ये बैठक है। इसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन डेका और जम्मू कश्मीर पुलिस के प्रमुख नलिन प्रभात भी यहाँ पर शामिल होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रमन सैनी से। रमन, क्या जानकारी इस बैठक को लेकर, किन मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है? देखिए गीतू, जम्मू कश्मीर में सर्दियों के शुरू होने से पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये जो अहम बैठक ली जा रही है, इसके 2 मुख्य कारण हैं। एक पहला जो है वो समीक्षा की जाएगी कि पोस्ट फ्लड जो जम्मू कश्मीर के अंदर आए थे उसके बाद जिस तरीके से केंद्र सरकार की दिशा निर्देश हुए थे, जो राहत पैकेज अनाउंस किया गया था, उसमें काम जो है वो कहां तक बढ़ा है और कितना काम जो है अभी बाकी है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा कि सर्दियों के शुरू होने से पहले जो दबाव बढ़ेगा, सर्दियों के शुरू होने के बाद जो दबाव बढ़ेगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल का जो इलाका होगा वो ऊंची पहाड़ियों के साथ घिरा हुआ है, वहां पर बर्फबारी के बाद घुसपैठ की आशंका जो है लगभग वहां से खत्म हो जाती है। ऐसे में सारा का सारा घुसपैठ का दबाव जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आ जाता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा गृह मंत्रालय के कार्य क्षेत्र के अंदर आता है। तो ऐसे में वहां से जो घुसपैठ की कोशिशें होंगी उनको किस तरीके से टैकल किया जाएगा और साथ ही साथ में जो ऊंची पहाड़ियों पर आतंकी बैठे हुए हैं हिंटरलैंड के अंदर जंगलों के बीच में, अब बर्फबारी और सर्दी बढ़ने के बाद वो आतंकी जो है वो धीरे धीरे कर नीचे की तरफ उतरना शुरू करेंगे और ये सबसे मुफीद समय होता है जब इन आतंकियों को इंटेलिजेंस इनपुट के माध्यम से घेर कर मारा जा सकता है, क्योंकि इनकी मूवमेंट जो है वो फ्रीक्वेंट देखी जा सकती है। अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए ये लोग पहाड़ी इलाके से नीचे की तरफ जो है वो मूवमेंट करते हैं। तो इन पर क्या कुछ रणनीति बनाने की तैयारी होगी, इसको लेकर बैठक जो है वो आज दोपहर बाद जो है वो गृह मंत्रालय में यानी कि नॉर्थ बिल्कुल रमन, हमने अभी कुछ दिन पहले सुना था पाकिस्तान की तरफ से एक बयान आया था कि जल्द ही एक युद्ध जो है वो भारत के साथ हो सकता है। उससे पहले हमने ये भी देखा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उपेंद्र द्विवेदी जो है उनकी तरफ से भी ये कहा गया था कि तैयार हैं हम। क्या हल्के में नहीं लिया जा रहा है पाकिस्तान के इस तरह से आए हुए बयान को? क्योंकि जब इससे पहले भी हमने देखा है, आसिम मुनीर ने जब एक मंच से कई सारी बातें भारत के खिलाफ कही थी, युद्ध की बात कही थी, उसके बाद ही पहलगाम का हमला हो गया था। इसलिए हल्के में ना लेते हुए ये एक बैठक जो है वो की जा रही है और इसके तहत सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने की पूरी तैयारी है।
देखिए, जहां तक पाकिस्तान के बयान की बात करें तो पाकिस्तान इस समय चारों तरफ से घबराया हुआ है और डरा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में उसे मार झेलनी पड़ी है, उसके 11 एयरबेस स्टेशन, उसके 9 आतंकी ठिकानों को भारतीय वायुसेना और सेना ने मिलकर ध्वस्त कर दिए थे। उसके बाद भारत सरकार ने कहा कि हमने अभी ये ऑपरेशन सिंदूर को जो है वो विराम दिया है, सिर्फ उस पर एक पॉज लगाया है, ये पूरी तरीके से अभी खत्म नहीं हुआ है। और ऐसे में जब देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से बयान जाता है, जो सरक्रीक को लेकर उनका बयान आता है, जिस तरीके से पाकिस्तान सरक्रीक के इलाके के अंदर अपना सैन्य जो जमावड़ा है वो उसको लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और उसके बाद जनरल उपेंद्र द्विवेदी की तरफ से जो बयान जो है वो देखने को मिला, जिससे साफ है पाकिस्तान को इस बात को लेकर भयभीत है कि किसी वक्त भी कोई बड़ा हमला जो है वो भारत की तरफ से किया जा सकता है। इसलिए पाकिस्तान की तरफ से, चाहे वो पाकिस्तान की सेना हो, चाहे पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों, सरकार के लोग हों, वो इस तरीके की जीदल भभकी जो है वो जरूर दे रहे हैं। भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि एक और जो एक्ट ऑफ कोई इंसिडेंट टेरर का होगा वो एक्ट ऑफ वॉर के अंदर जो है वो काउंट किया जाएगा। और ऐसे में भारत सरकार तो इस बात को इंतजार कर रही है कि एक गलती पाकिस्तान और करे, और उसके बाद जिस तरीके से रमन, लेकिन जिस तरह से जो आतंकी हैं लगातार एक्टिव दिख रहे हैं घाटी में, तो यही माना जाए कि यहाँ पर अभी भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है और इन्फिल्ट्रेशन लगातार हो रही है। यानी जो एक्ट ऑफ वॉर वाली बात कही जा रही थी, अगर कुछ भी आतंकियों के द्वारा किया जाता है तो ऐसे में क्या माना जाए, किसी न किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में तो आतंकी लगातार सक्रिय हैं ही हैं। देखिए, निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। उसे जितनी भी मार मारी जाए वो कम होगी, और कहीं ना कहीं जब तक उसका समूच नाश नहीं हो जाएगा तब तक पाकिस्तान इस तरह की हरकतों को जो है वो अंजाम देने से बाज नहीं आने वाला है। लगातार इस तरीके की साजिशें जो है वो पाकिस्तान की धरती से रची जाएंगी। आपने हाल ही में देखा कि हमने खबर दिखाई थी कि पाकिस्तान के अंदर जो डर का माहौल था उससे उसने अपने आतंकी कैंप बंद नहीं किए हैं, बल्कि अब उनको खैबर पख्तूनख्वा के अंदर शिफ्ट कर दिया है। यानी कि आज भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे हैं, आतंकियों को ट्रेन किया जा रहा है ताकि भारत के अंदर आकर वो दहशतगर्दी को जो है वो बढ़ावा दे सके। तो पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। भारत सरकार भी ये जानती है और पूरी दुनिया भी ये जानती है कि आतंक का कोई जन्मदाता है तो वो है पाकिस्तान, और पाकिस्तान को अब मिट्टी में मिलाना ही एक कह सकते हैं कि फुल प्रूफ प्लान जो है वो पूरी दुनिया के लिए होगा। अगर आतंकवाद से तौबा करनी है तो, क्योंकि पाकिस्तान तो आतंकवाद से तौबा करने से रहा, और भारत को ही अब कोई सख्त कदम जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ उठाने पड़ेंगे, जिससे पाकिस्तान के लोग खुद पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ जो है वो आकर खड़े हो जाएं और उस आतंकवाद को रोकने की बात कहें। तो ये लगातार पाकिस्तान जो है वो घुसपैठ की कोशिशें भी करेगा और आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश भी लगातार उसकी तरफ से जारी रहेगी। बिल्कुल, और ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण बैठक है जो दोपहर बाद होगी, नजर बनी रहेगी, नजर बनाए भी रखिएगा। आगे भी जानकारी के लिए वापस लौटेंगे आपके पास। फिलहाल आपका रमन बहुत बहुत शुक्रिया पूरी खबर हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अचानक आई भारी बारिश ने बंगाल, बिहार से लेकर नेपाल तक तबाही मचा दी है, जिसका सबसे ज्यादा असर बंगाल के जलपाईगुड़ी में देखने को मिल रहा है। जिले में पूरी तरह से पानी भर गया है, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जलपाईगुड़ी और कलिम्पोंग जिलों में भारी तबाही मची हुई है। और देखिए कि लोग परेशान नजर आ रहे हैं। राहत और बचाव का कार्य जारी है, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है, और वहीं खौफनाक मंजर लगातार सामने आ रहे हैं। आईएमडी ने अलर्ट जारी कर रखा है। तो बारिश ने पूरी तरह से तबाही जो है वो जलपाईगुड़ी में मचा रखी है। हमने तस्वीर भी आपको इससे पहले दिखाई थी, एक ब्रिज गिर गया था जिसकी वजह से कई लोगों की जान जो है वो चली गई थी। और ऐसे में भारी बारिश का जो कहर है वो ना केवल पश्चिम बंगाल में बल्कि बिहार में भी देखने को मिल रहा है, और नेपाल तक ये ही जो है वो मच रही है। इससे सबसे ज्यादा असर जो है बंगाल के जलपाईगुड़ी में देखने को मिला। तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे थे। और इसके साथ साथ देखिए कि कलिम्पोंग का जो जिला है यहाँ पर भी भारी बारिश से तबाही मची है, और ऐसे में लोग परेशान। राहत और बचाव का कार्य फिलहाल यहाँ पर जारी है। तो तस्वीरें जलपाईगुड़ी की किस तरह से तबाही के निशान यहाँ पर देखे जा रहे हैं, और भारी बारिश जिस तरह से पूरे देश में इस बार रही है, लोगों को काफ़ी नुकसान यहाँ पर हुआ है। अगर हम बात करें पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, चारों तरफ हमने देखा बारिश किस तरह से अपना कहर बरपाती हुई नजर आई। तो पहाड़ों पर जहाँ लैंडस्लाइड्स हुए, तो वहीं अगर हम बात करें दक्षिण की तो वहाँ भी जल का जो प्रभाव है वो देखने को मिल रहा है, और एक तरह से जल प्रलय से कहा जा सकता है। और लोग इस वक्त लगातार परेशानियों का सामना करते हुए दिख रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता अमरदीप से। अमरदीप, फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है पश्चिम बंगाल में, और क्या मौसम विभाग कह रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी फिलहाल जो यहाँ का जो मौसम है वो अभी काफी साफ है, लेकिन
इससे पहले जो बारिश ने जो कहर अपना बरपाया था, उससे जो तबाही का जो मंजर है वो चारों तरफ जो है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कई जो घरें हैं वो क्षतिग्रस्त हो गई हैं। जो पहाड़ों का जो लैंडस्लाइड जो हुआ है उसकी तस्वीरें जो है साफ तौर पे देखी जा सकती हैं। पुल है, पुल भी टूटा हुआ है। जो दुधिया पुल जो था उसमें कुछ लोग भी जो है वो मारे गए थे। फिलहाल जो है जो राहत बचाव कार्य जो है वो विस्तार तरीके से जो चल रहा है। कई जो संस्थाएं हैं, पार्टी के लोग हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे वो टीएमसी हो, वो लोग जो है राहत सामग्री जो है जो पीड़ित हैं, जो प्राकृतिक आपदा के जो शिकार हुए हैं, उनको मदद पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो है लगातार जो है जो स्थिति को पहले की तरह सुधारने का जो है प्रशासन के द्वारा वो चल रहा है। लेकिन जो लोग जो इसमें काफी प्रभावित हुए हैं वो अब देख रहे हैं कि आखिर जो उनका जो पुराना जो स्थिति था वो कैसे और कब तक वापस आएगा। फिलहाल ये जो है वो लोग सोच में है। लेकिन अगर अमर, ऐसे में तो कई सारे संपर्क जो है वो टूट गए होंगे, जैसे कि सड़कों से संपर्क जो है वो कट गया होगा, सड़कें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं, ब्रिज के टूटने की भी हमने देखी इससे पहले जानकारी दी थी। अब ऐसे में जो राहत सामग्री पहुंचाने का एक कार्य है ये कैसे पहुंचाया जा रहा है, किस तरह से प्रशासन इनकी मदद कर रहा है, और साथ ही जिसका जिक्र आपने किया कि लोग चाहते हैं कि वापस से जीवन जो है वो पटरी पर लौट आए, तो अब क्या ब्रिज के निर्माण की जो तैयारी है उसको शुरू कर दिया गया है, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो ब्रिज जो टूटा हुआ है उसका भी अभी जो है पहले जो है जो मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। उसके बाद में जो है पुल का दोबारा निर्माण का कार्य शुरू होगा। और फिलहाल जितने भी क्षतिग्रस्त जो लोग हैं उनको अस्थायी जगह पर पहुंचाकर उनको वहां शेल्टर देके उनको जो राहत पहुंचाने का काम किया जा रहा है। फिलहाल जिस तरीके से जो कोशिश जो प्रशासन स्तर पे कही जाए या फिर जो यहाँ की जो संस्थाएं हैं या फिर कोई राजनीतिक दल के जो नेता या प्रतिनिधि हैं जो यहाँ पहुंच रहे हैं, लगातार उनकी जो मदद कर रहे हैं, वो लोग भी ये कोशिश में लगे हुए हैं कि दोबारा जो है यहाँ की स्थिति बिल्कुल अमर, और लग रहा है कि जिस तरह से यहाँ के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है अभी कोई राहत नहीं मिलने वाली है। जो तस्वीरें भी बता रही हैं, जिस तरह से रेस्क्यू भी चल रहा है। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।